जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए हिंदी का महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट लेकर आया हूं, जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसे आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों आइए बिना देर किए आज शुरू करते हैं आज का ये पहला प्रश्न। जी हाँ, पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। जी हाँ, यह पहला चैप्टर से दिया गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, रामविलास शर्मा, गुणाकर मूले, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है सेकंड नंबर का प्रश्न, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। जी हाँ, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है तीसरा नंबर का कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है। जो चैप्टर दिया गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये कौन सी विद्या है, कहानी है या नाटक है, निबंध है या आत्मकथा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह निबंध है। नेक्स्ट है 5 नंबर का, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया। जी हाँ, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ललय सिंह यादव ने। नेक्स्ट है 6 नंबर का, ये छठा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट है 7 नंबर का प्रश्न, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। जी हाँ, ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो भाषण तैयार किया गया था वही भाषण का ये अंश है, जिसको ललय सिंह यादव के द्वारा हिंदी रूपांतरण किया गया था। तो यह कौन सा भाषण से यह लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। नेक्स्ट है 8 नंबर का कि भीमराव अंबेडकर के मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति रहे हैं कौन। या भीमराव अंबेडकर के आइडियल व्यक्ति यानी मुख्य प्रेरक व्यक्ति कौन रहे। तो ऑप्शन है बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है 9 नंबर का, 9 में दिया गया है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट है 10 नंबर का प्रश्न, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। जी हाँ दोस्तों, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्य कुशलता के लिए। नेक्स्ट 11 नंबर का प्रश्न, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन है जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अशिक्षा या भ्रष्टाचार। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जाति प्रथा। जी हाँ, जाति प्रथा जो है बेरोजगारी का एक मुख्य कारण है। नेक्स्ट है 12 नंबर का कि समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किनको मानवीय एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जी हाँ, उपर्युक्त सभी को। जी हाँ, अछूतों को, स्त्रियों को और मजदूरों को, इन सभी को मानवीय जो अधिकार है उन्होंने दिलाने का प्रयास किया भीमराव अंबेडकर ने। तो इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है 13 नंबर का, संविधान निर्माता अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए।
स्वतंत्रता पर या समता पर या भ्रातृत्व पर या उपर्युक्त सभी पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी पर। नेक्स्ट है 14 नंबर का प्रश्न कि भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। जी हाँ, भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ, इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जी हाँ, अभी वर्तमान समय में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसी बात पर भीमराव अंबेडकर विडंबना की बात करते हैं। नेक्स्ट है 15 नंबर का, अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है। जी हाँ, अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है। ऑप्शन कहता है शहद की तरह, दूध पानी के मिश्रण की तरह, शक्कर और पानी के मिश्रण की तरह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूध पानी के मिश्रण की तरह। जी हाँ, भाईचारे का जो वास्तविक रूप होना चाहिए वह दूध पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए, कि पता ना चले दूध और पानी दोनों है जो मिक्स इस प्रकार से हो जाता है कि। नेक्स्ट है 16 नंबर का प्रश्न है कि लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जाति प्रथा को। नेक्स्ट है 17 नंबर का प्रश्न कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह कथन किस पाठ का है, तो दोस्तों यह है ऑप्शन बी, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ से लिया गया है। नेक्स्ट है 18 नंबर का कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध ही देती है। जी हाँ, जाति जो है वह एक दोषपूर्ण और पूर्व निर्धारण है, और यह मनुष्य को जीवन भर के लिए किसी एक पेशे में बांध देती है। प्रस्तुत पद्यांश के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हैं ऑप्शन डी, यानी कि भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है 19 नंबर का, यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यह कथन किस पाठ का है, तो सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। नेक्स्ट है 20 नंबर का 20 में दिया गया है कि जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से उद्धृत है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। नेक्स्ट है दोस्तों, ये अब दूसरा चैप्टर का ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। यह दूसरा चैप्टर जो 20 के दांत हैं, नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया, उसी चैप्टर से यहाँ पर प्रश्न लिया गया है। तो इस चैप्टर का जो मेन प्रश्न है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो यह हिंदी का जो चैप्टर 2 है, जो हिंदी का चैप्टर 2 जो है उसी से लिया गया है, जिस चैप्टर का नाम है 20 के दांत। जी हाँ, तो 20 के दांत कहानीकार के रचयिता कौन है। जी हाँ, यह प्रश्न जो है 2020-2021 के एनुअल एग्जाम में आया था। तो 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नलिन विलोचन शर्मा। जी हाँ दोस्तों, 20 के दांत के रचनाकार नलिन विलोचन शर्मा है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मैट्रिक की परीक्षा की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो इस चैप्टर का दूसरा प्रश्न है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पटना में। जी हाँ, नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म पटना में हुआ था। नेक्स्ट है 4 नंबर का प्रश्न, 20 के दांत पाठ की विद्या क्या है। जी हाँ, ये 20 की दांत जो पाठ है वो कौन सी विद्या है, निबंध है, व्यक्ति चित्र है, या कविता है, या कहानी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह कहानी है। और यह जो प्रश्न है
2019 और 2021 में पूछा गया था। नेक्स्ट है 5 नंबर का, गिरधर लाल का बेटा कौन है? जी हाँ, गिरधर लाल का बेटा कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मदन। जी हाँ, मदन जो है गिरधर लाल का बेटा है। नेक्स्ट है 6 नंबर का, खोखा किस कहानी का पात्र है? तो खोखा जो है वह 20 के दांत का पात्र है, और यह जो है खोखा जो है 20 के दांत का जो मुख्य पात्र के रूप में, और मदन जो है ये भी मुख्य पात्र के रूप में है। नेक्स्ट है 7 नंबर का, कि मदन किसका बेटा है? जी हाँ दोस्तों, मदन किसका बेटा है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, गिरधर लाल का। नेक्स्ट है 8 नंबर का प्रश्न, कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो दोस्तों सेन साहब की लड़कियां जो थी वह थी 5 लड़कियां। जी हाँ, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, 2021 के एग्जाम में पूछा गया था कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो 5 लड़कियां थी, और पांचों का नाम देखिए यहाँ दिया गया है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पांचों किनकी बेटियां हैं? तो पांचों जो है सेन साहब की बेटियां हैं, और एक बेटा है जिसका नाम कासू है। जी हाँ, कासू है जो बेटा है, और 5 बेटियां हैं, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। नेक्स्ट है 10 नंबर का प्रश्न, ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा कौन है? जी हाँ, ना उम्मीद आंखों का तारा कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि खोखा। नेक्स्ट है 11 नंबर का प्रश्न, कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? जी हाँ, सेन साहब जो थे वह किसके अनुसार अपने सिद्धांत को बदल लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खोखा के अनुसार। जी हाँ, खोखा जो था सेन साहब का इकलौता लड़का था, और उसी के अनुसार से अपने सिद्धांत को भी वो बदल लिए थे। नेक्स्ट है 12 नंबर का, कि खोखा के दांत किसने तोड़े थे? तो दोस्तों खोखा का जो दांत तोड़ा था वह मदन तोड़ा था, क्योंकि मदन जो था वो गली में खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ, और खोखा जो था वो भी अपने जो उसका महल था तो वो अपने महल से बाहर आया, और मदन से ज़बरदस्ती जो है लट्टू नचाने के लिए मांगा, और मदन को नहीं देने पर दोनों के बीच झगड़ा हुआ, और इस झगड़ा में खोखा का 2 दांत मदन तोड़ डाला। नेक्स्ट है 13 नंबर का प्रश्न, सेन साहब की कार की कीमत कितनी है? जी हाँ, सेन साहब के पास कार था, तो ये कार की कीमत कितनी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 7,500 रुपये। यह 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट है 14 नंबर का, सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? तो सेन साहब का आंखों का इकलौता तारा है, वह है खोखा। जी हाँ, खोखा यानी सेन साहब का लड़का जो है सेन साहब का आंखों का तारा है। नेक्स्ट है 15 नंबर का, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो खाली स्थान है से, यानी कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो एक ही व्यक्ति है, एक ही लड़का है, और वह कौन है? तो वह है खोखा। तो मोटर को कोई अगर खतरा हो सकता है तो खोखा से, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 16 नंबर का, 16 में दिया गया है कि लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है, 5 ठहरी और सभी लड़कियां तहजीब और तमीज की जीती जागती मूरत है। उपर्युक्त गद्यांश किस पाठ का है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 20 के दांत का। नेक्स्ट है 17 नंबर का, कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? जी हाँ, सेन साहब के पास एक नई मोटर कार थी, वह किस रंग की थी? तो सही आंसर ऑप्शन बी, काली रंग की थी। नेक्स्ट है 18 नंबर का, कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, इस गद्यांश के लेखक कौन है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, नलीन बिलोचन शर्मा है। नेक्स्ट है 19 नंबर का, कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है? ऑप्शन है उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग या शोषित वर्ग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निम्न वर्ग।
नेक्स्ट है 20 नंबर का। 20 में दिया गया है कि सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे। सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, बिजनेसमैन या इंजीनियर। तो इसका सही आंसर होगा इंजीनियर। जी हाँ, सेन साहब अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये था नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा रचित विष के दांत का 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये नेक्स्ट जो है वो अगले 25 प्रश्न है, और यह तीसरा चैप्टर का है, जिस चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखा। जी हाँ, भारत से हम क्या सीखे, इस चैप्टर का ये 25 इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसे आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये तीसरा चैप्टर का ये पहला प्रश्न। जी हाँ, तीसरा चैप्टर का पहला प्रश्न है कि भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, मैक्स मूलर। जी हाँ, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार मैक्स मूलर है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर का प्रश्न कि भारत से हम क्या सीखे यह क्या है। निबंध है, यह कहानी है, भाषण है या व्यक्ति चित्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह एक भाषण है। जी हाँ दोस्तों, भारत से हम क्या सीखे, यह एक भाषण है। नेक्स्ट है तीसरा, मैक्स मूलर थे। मैक्स मूलर कौन थे? भारत भक्त थे या संस्कृतानुरागी थे या वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है 4 नंबर का कि मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था। जी हाँ दोस्तों, मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विल्हेल्म मूलर। जी हाँ, विल्हेल्म मूलर। नेक्स्ट है 5 नंबर का, विश्व विख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी में। नेक्स्ट है 6 नंबर का कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मैक्स मूलर को। जी हाँ दोस्तों, मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती कहा। नेक्स्ट है 7 नंबर का कि मैक्स मूलर ने खाली स्थान वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। तो कितने वर्ष की अवस्था में मैक्स मूलर ने संस्कृत अध्ययन प्रारंभ किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट है 8 नंबर का प्रश्न कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। नेक्स्ट है 9 नंबर का कि मैक्स मूलर ने नया सिकंदर किसे कहा है। तो नया सिकंदर कहा है ऑप्शन डी, यानी कि युवा अंग्रेज अधिकारियों को। जी हाँ दोस्तों, युवा अंग्रेज अधिकारियों को मैक्स मूलर ने नया सिकंदर कहा। नेक्स्ट है 10 नंबर का कि मैक्स मूलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन है। ये भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संस्कृत। जी हाँ, संस्कृत जो है वो भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, ऐसा मैक्स मूलर ने भी कहा है। नेक्स्ट है 11 नंबर का कि सर विलियम जोन्स समुद्र यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1783 ईस्वी में। नेक्स्ट है 12 नंबर का प्रश्न है कि वारेन हेस्टिंगस कहाँ का गवर्नर जनरल था। जी हाँ, वारेन हेस्टिंगस कहाँ का गवर्नर जनरल था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत का। नेक्स्ट है 13 नंबर का कि मैक्स मूलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वह है भारत देश। नेक्स्ट है 14 नंबर का कि दारिश क्या है। जी हाँ दोस्तों, दारिश क्या है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, सोने के सिक्के। जी हाँ, सोने के सिक्के को ही दारिश कहा जाता था। नेक्स्ट है 15 नंबर का,
दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? जी हाँ, दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग्स को। नेक्स्ट है 16 नंबर का, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नीति कथा। जी हाँ, नीति कथा जो है वो भारत के कारण ही नवजीवन का संचार हो चुका है नीति कथा के अध्ययन के क्षेत्र में। नेक्स्ट है 17 नंबर का, कि सर्वविध संपदा, जी हाँ, सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहे तो मैं बताऊंगा कि वह देश है भारत। तो यह गद्यांश किस पाठ का है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, भारत से हम क्या सीखे। नेक्स्ट है 18 नंबर का प्रश्न, कि मैक्स मूलर ने कठ और केन आदि उपनिषदों का किस भाषा में अनुवाद किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मन भाषा में। नेक्स्ट है 19 नंबर का, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मैक्स मूलर ने। नेक्स्ट है 20 नंबर का प्रश्न, 20 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि यदि आप भूविज्ञान में रुचि रखते हैं तो हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भूप्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, भारत से हम क्या सीखे। नेक्स्ट है 21 नंबर का, कि मैक्स मूलर के अनुसार वह कौन सा देश है जो हकर्स जैसे अनेक वनस्पति को अनायास ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत। नेक्स्ट है 22 नंबर का, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, वारेन हेस्टिंगस के समय में। नेक्स्ट है 23 नंबर का, वारेन हेस्टिंगस के समय वाराणसी में कितने दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 172। नेक्स्ट है 24 नंबर का, कि कौन सी भाषा और उसका साहित्य यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से भी कहीं अधिक विशाल रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संस्कृत का। नेक्स्ट है 25 नंबर का, और यह आज का अंतिम प्रश्न है, कि प्लेटो और कांट का अध्ययन करने वाले यूरोपियन लोगों के मनन योग्य देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि भारत। तो दोस्तों ये था आज का हिंदी का टोटल इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 3 तक के था। तो आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, और अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।